मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि हद तक की इज्जत बिल 2024 इजहार राय और इख्तिलाफ राय की आजादी के लिए बड़ा धचका। पंजाब में बिल बाकायदा कानून बन गया। तनकीदी आवाजों के लिए नई मुश्किलात, सहाफती तंजीमों के शदीद एहतजाज। पंजाब हुकूमत को यह कानून लाने की जरूरत क्यों पेश आई? हद तक की इज्जत कानून है क्या? इस कानून की जद में कौन कौन आएगा? ये एस्पेक्ट्स हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब। वालेकुम, कैसे हैं रबिया? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और ये अहम तरीन टॉपिक है जो जिस पे आप बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको लेके सब बहुत परेशान है। और ख़ास तौर पे जो सहाफती तंजीमें हैं वो इजहार राय को लेकर बहुत ज़्यादा इसके बारे में सस्पिशियस हैं कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो प्रिंट है वो तो ऑलरेडी रेगुलेटेड है और उसके लिए कानून भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं। इसका हो गया बाकायदा तौर पे अब पंजाब में निफाज, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं? और क्योंकि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप पे तो पहले ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। आप परेशान हैं कि नहीं है? क्योंकि लाहौर में बैठे हुए हैं और ये सुबह पंजाब में हुआ है सर, इसीलिए तो हमने आपको लिया है कि आपसे ज़रा पूछा जाएगा मुतमईन है या अदरवाइज। देखिए क्लासा साहब, जैसे कि रबिया ने आगाज किया कि इसका आगाज हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। मैं वही सोच रहा था कि शायद इससे रऊफ क्लासा साहब या मुझे डायरेक्ट कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि जिस जल्दी में इसको कानून को बनाया गया, फिर जिस तरीके से गवर्नर की अदम मौजूदगी में पीपल्स पार्टी की गवर्नर अगर नहीं है तो जनाब PMLN के गवर्नर ने फौरी इसको मंजूर किया। इस जो है तेजी और इस फुर्तियों पे एतराजात नजर आते हैं। दूसरा, इसकी जो शिकायत है बाज ऐसी जो है जिसपे 30 लाख रुपए जुर्माना होगा, पूरी हुक्म जारी हो सकता है, 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। फिर जिस किस्म की आवाज को दबाने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर रिजर्वेशन मैं समझता हूँ सहाफती तंजीमों की भी थी, स्टेक होल्डर्स की भी थी, लेकिन हुकूमत पंजाब ने उनसे मुशावरत किए बगैर इसको जो अमली जमा पहना दिया। सवाल यह है कि आप और मैं क्लासा साहब, हम तो शायद इस बात के हामी हैं जो हुकूमत का सोच अगर हो सकती है कि फेक न्यूज नहीं फैलनी चाहिए, झूठे इल्जाम नहीं लगने चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए या किसी के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर इसको एक साफ सुथरे अंदाज में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके इसमें जो कुछ बुनियादी ऐसी शिकें हैं जिसको जो है चैलेंज किया गया और उसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देखा भी गया कि ये गैर आईनी शिकें हैं, अगर हुकूमत इसको पहले ही मुशावरत का हिस्सा बना लेती तो शायद हुकूमत को इतनी तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाज़ जगहों पे जो स्ट्रीम मीडिया, लाइव मीडिया, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर लोगों की शिकवे शिकायत बाज़ जगहों पे जायज़ भी हैं, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर जुबानबंदी के लिए या एक अपने खिलाफ खबरें रुकवाने के लिए या अपने खिलाफ होने वाली तनकीद का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाना, ये वो दो चीजें जिसको अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल में आप भी क्लासा साहब हमेशा इस बात की सपोर्ट में रहे हैं, आपने हमेशा इस पे आवाज उठाई है कि साफी का काम खबर देना है, साफी का काम किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनना नहीं है, साफी का काम किसी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाना नहीं है, और साफी का काम कोई एक पार्टी बन के किसी दूसरी पार्टी को शिकस्त देना भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब इसका रास्ता कैसे रोकना था, उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, हुकूमत को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए था, और फिर तमाम सूबों को एतमाद में लेके वफाक की सतह में कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिसपे तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमिन भी हों और आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन भी ना लगती महसूस हो, और साथ ही साथ जो एक प्रोपेगेंडा है या फेक न्यूज है या किसी की किरदार कुशी की बगैर सबूत के मुहिम है, उसका रास्ता भी रोका जा सके। बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि हम तो उन लोगों में से हैं जो प्रिंट से आए हैं, बड़े हमें अच्छे उस्ताद मिले, रगड़े भी खाए, उनसे हमने बहुत कुछ मारें भी खाई, और उसके बाद हमें बताया गया कि ख़बर जो आपने कैसे देनी है, कि आपने ख़बर भी देनी है और आप पे जो कवानीन हैं उनसे भी बचना है। सो बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग थी हमारी, लेकिन नौजवान नस्ल जो है वो ट्रेनिंग नहीं है, वो अपनी जगह पे सारी बातें अब ठीक है। लेकिन आपने जो अभी आखिर पे बात की है कि हमारे ऊपर कितने
कितने कवानीन मतलब ये बनाए जाएंगे कि एक FIA का पीका एक ऑर्डिनेंस अलहदा है सर, वो हमने देखा कि पहले इन्हीं ने, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था जब 2013-2018 में हुकूमत थी इनकी, उसका कैप्टन सफदर साहब जो उस कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने वो ये ऑर्डिनेंस लाया, उस वक्त भी लोगों ने रोला डाला था कि भाईजान ये ना करें, इस्तेमाल होगा। और वही कुछ हुआ कि जब इनकी बारी लगी, इमरान खान साहब आए तो उन्होंने PML नवाज के लोगों पर पर्चे मुकदमे और FIA फिर इस्तेमाल होना शुरू हुई, तो अचानक उनको ख्याल आया यार वो तो गलती होगी, और फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था नहीं ये अभी थोड़ी सजाएँ दी थी इन्होंने इनके दौर, नवाज शरीफ साहब के दौर, उन्होंने मजीद उसमें डाला, मिसाला डाला और ज़्यादा डाला। और आपको याद होगा ये जो PML नवाज के लोग थे ये भी उसमें प्रॉब्लम में है, इन पर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। अब ये आ गए हैं तो इन्होंने अपोजिशन में नहीं जाना, ये तो एक दूसरे के खिलाफ जो है इनके वर्कर्स हैं मोस्टली तो वो कर रहे होते हैं ट्विटर पे, जो हामी है, जो बात आपने भी की है कि इनके अगर हामी ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया टीमें हैं, इनके सिंपैथाइजर हैं, इनके वर्कर्स हैं, तो कल को मारे तो ये वर्कर जाएंगे। आप और मुझे तो पता है कि हमने कितनी बात करनी है, कहाँ तक करनी है, हम तो आदी हैं इस बात की, हम तो कवानीन को फेस भी करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली तो इनके सपोर्टर मारे जाएंगे। जैसे खान साहब के आजकल वो अंडर वो आए फायर हैं, ऐसे कल को मरियम नवाज साहबा के वो सपोर्टर जो हैं वो अगेन इसी लॉ को वो इस्तेमाल करेंगे इनके खिलाफ। कलासा साहब आपने सैकड़ों पेम्ब्रा के पास पेशियां भुगती, 50 पेशियां भुगती हैं सर, मैंने 50 पेशियां भुगती हैं सर, और 5 अदालती केसेस भी। आप अंदाजा करें ना कि जब एक पेम्ब्रा मौजूद है, पेम्ब्रा आपको कॉल कर सकती है कि आप, और FIA भी है, ये और FIA अपनी जगह पर मौजूद है। आप तो पुलिस का, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करने के, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अब पुलिस का ये पुलिस के पास भी पावर्स हैं, एक साइबर विंग पुलिस के पास भी, आम आदमी को मैं बताता जाऊँ, अगर वो समझते हैं कि उनको किसी ने साइबर तौर पर उनके साथ ज्यादती की है, गलत बात की है या वट एवर साइबर क्राइम किया है, अब FIA अदालतें या उधर जाने की बजाय वो सीधा पुलिस के पास जा सकते हैं, पुलिस कार्रवाई कर सकती है सर। इतने सारी चीजें अभी इकट्ठी हो गई हैं सारी, FIA, पुलिस, थाना कचहरी, ये सारी अदालतें और नए ये ट्रिब्यूनल। असल में कलासा साहब मसला ये है इस मुल्क का, यहाँ जब हमारी ब्यूरोक्रेसी जब कुछ रिपोर्ट पेश करती है हुक्मरानों के सामने, वो बुनियादी यही चीजें घड़ कर लाती है जी कि अच्छा जी ये इस पे अमल दरामंदी हुआ, नया कानून बना लेते हैं, अच्छा ये इदारा नाकाम हो गया, हम नया इदारा बना लेते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन मौजूद है, आप तसव्वुर करें कि जो है वो करप्शन को रोकने के लिए नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, यानी आपने इदारे बना दिए लेकिन आज करप्शन वहीं पे अपनी जगह पे खड़ी है। इसका मतलब यह है कि आपके इदारों की नाकामी नहीं है, आपकी गवर्नेंस की नाकामी है, या आप जो हुकूमत में बैठे होते हैं, इन इदारों में जो काम करने वाले लोग हैं या उनकी तैनाती है, उसको आप सही तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते। आप इदारे पे इदारे बनाते चले जाएंगे। देखिए पुलिस के निजाम में बड़े एतराजात उठे कि जी पुलिस FIR भी एक पुलिस दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करती है, सोचा चले जी कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन अलग कर दें, ऑपरेशन अलग कर दें। वो भी बास जगहों पे आपको पता बड़े शहरों में हो गया, निचले शहरों में वो भी ना हो सका। अब देखें 2 किस्म के आपने थानेदार बना दिए, एक ने बना दिया ऑपरेशन का, एक ने SHO आपने बना दिया इन्वेस्टिगेशन का। नतीजा क्या निकला? क्या लोगों को इंसाफ मिल गया? क्या प्रॉपर तफ्तीश होकर मुकदमा से चलान पेश हुए? क्या प्रोसिक्यूशन का निजाम ठीक हो गया? नहीं हुआ, यानी पुलिस रिफॉर्म्स ना हो सकी, लेकिन महकमे 2 आपने बना लिए, सेम लाइक इस बिल की तरह कि आपके पास इदारे मौजूद, आपके पास कानून मौजूद, आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद, आप पेम्ब्रा के अंदर ही एक नया शोबा क्रिएट करते, सोशल मीडिया को साथ डालते और कहते जी कि ठीक है टीवी पे भी खबर चलेगी तो पेम्ब्रा उसको कॉल करके ये कार्रवाई करेगा, अगर सोशल मीडिया पे चलेगी उसके जो है वो थोड़ा सा उसमें इजाफा कर दिया जाता। लेकिन नहीं, आप कभी पीका लाते हैं, कभी पीका प्लस लाते हैं, कभी आप पीका अर्जेंट लेके आते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं करना चाहते और जो बाबू आपके सामने एक फाइल रख देते हैं, आप उसको लेके आगे दौड़ पड़ते हैं कि शायद इसके नतीजे में हम चीजें ठीक कर मलिक साहब इसकी दूसरी साइड भी है, इसकी दूसरी साइड भी है, वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली एग्रीव्ड पार्टी फील करते हैं, तीनों जो बैठे हुए, लिहाजा हम तो अपनी बात करेंगे, लेकिन जरा उधर साइड अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लेते हैं। हुक्मरान जमात, सियासतदान, पॉलिटिशियन ये कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि ये ठीक है, हम पे आप बात करें, तनकीद करें, हम पे क्रिटिकली रिव्यू करें, हम आपके अकाउंटेबल हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम तनकीद लेते भी हैं, सुनते भी हैं, फेयर इनफ। एक तनकीद होती है, एक बैशिंग होती है, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। वो कहते हैं इन
तीनों में अब कोई फ़र्क नहीं रहेगा जब तक गाली ना दी जाए, ट्रेंड ना चलाए जाएँ, बुरी बुरी बातें ना की जाएँ, किसी को सुनाई ना जाएँ, और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे आप किसी के बारे में कह दें, आप इसको भी तनकीद का नाम समझते हैं। तो हम लोग तनकीद तो सुनने को तैयार हैं, करेक्ट असैसिनेशन के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं। तो वो कहते हैं अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को गाली दी जाती है या किसी को, जैसे मैंने कहा ट्रेंड, बड़े खौफनाक किस्म के ट्रेंड भी चलते रहे, कोई बनी गाला पे चलते रहे, कोई वहाँ पे रेमंड के चलते रहे, पाक पतन के चलते रहे, मैं टीवी पे नाम भी नहीं ले सकते, और चलाने वाले भी दोनों की टीमें थी। सो इसको हम कैसे देखेंगे कि हमारा भी तो ये जो क्राउड है ट्विटर, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे, वो जब तक अगले को गाली ना दे तो उसको तसल्ली नहीं होती। वो कहते मैंने तनकीद की नहीं है, क्योंकि तनकीद हमारे समझी नहीं जाती। घर से लेके आप घर पे निकलते हैं, वहाँ से गालियाँ खाते हैं, मोहल्ले में जाएं वहाँ गालियाँ खाते हैं, स्कूल गए उस्ताद गालियाँ देता है, पूरे का पूरा मोहल्ले की बेस आपकी यहाँ पे खड़ी हुई है, गाली से शुरू होती है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, नॉर्म हो चुकी है हमारी, हम तो इसको तनकीद समझते हैं। वो कहते हैं जनाब ये तो आप गाली दे रहे हैं। तो उनका ये कहाँ तक वो जस्टिफाई समझते हैं कि ये सोशल मीडिया जो था प्रोडक्टिव टूल था, इसको गंद बना के रख दिया है, कचरा बना के रख दिया है, और गाली गलौज के लिए और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो कैसे डिफ्रेंशिएट करें सर कि ये तनकीद हो रही है या बैशिंग हो रही है? देखिए क्लासा साहब, उसको भी रोकने का तरीका जो था हुकूमत के पास मौजूद था। इसमें भी कोई शक नहीं कि सियासी जमातों ने अपने अपने जो है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड बनाकर लोगों के खिलाफ एक ऐसी चढ़ाई की कि बाज लोग तो सच्ची बात है सोशल मीडिया छोड़ के चले गए। वो ट्वीट क्या करते थे, उनसे पूछा ट्वीट क्यों नहीं करते, कहते जी मैं अपनी माँ बहन को गालियां नहीं दिलवा सकता। यानी ये तय कर लिया गया कि जो इख्तिलाफ राय रखे उसके खिलाफ इतनी बैशिंग की जाए कि तंग आके वो छोड़ दो कि जी हमने अब इख्तिलाफ राय भी नहीं करना। लेकिन इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता भी बड़ा वाज़ेह और आसान मौजूद था। आपके पास साइबर क्राइम विंग था, आपके पास FIA थी। अगर इस मुल्क के अंदर चंद ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों के खिलाफ ट्रेंड चलाया करते थे, उनको पकड़ के उनको सजा दे दी जाती, या उनको कम से कम इतना सबक मिल जाता कि ऐसे नहीं करना, तो मैं समझता उसमें 50% से ज्यादा तक कमी आ चुकी होती। होता क्या है, पूरा निजाम बहुत सीधा हो चुका है खलासा साहब। आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, आप कहते हैं मुझे गालियां दी, आपको FIA चक्कर लगवाना शुरू कर देता है। वो कहता है अच्छा ठीक है जी, बंदे को बुलाते हैं, बंदे को बुला के अगर किसी को अरेस्ट करके चालान भी कर दें, दूसरे दिन जमानत करवा के वो ट्विटर के ऊपर बैठा होता है। आप बताएं वो क्या करेंगे? अब वो कहते हैं FIA से बात करें, वो कहते जी अदालतों का काम था, अदालतों ने छोड़ दिया, हम क्या करते? यानी देखें ना, आप एक जो है किसी शख्स को पकड़ लिया जाए, हमारे कुछ दोस्त कहते हैं जी फलां शायर को पकड़ लिया गया, फलां बंदे को पकड़ लिया गया। वो नहीं सोचते कि वो एक साहब ने अगर ट्वीट की हो जी कि कराची के अंदर जनाब फलां ऑपरेशन के नतीजे में 50 लोग मर गए, पैनिक क्रिएट हुआ, उससे मुल्क की बदनामी हुई, उससे पूरे इदारे की साख मुतासर हुई, और उस शख्स को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद फर्ज कर उसे पेश किया जाता है, तीसरे दिन वो जमान लेके बाहर आ जाता है। देखें इस मुल्क के अंदर यही बदकिस्मती रही है कि हर इदारे की जो परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चनेबल है, जिसकी बुनियाद पर हम रोकथाम नहीं कर पाते चीजों की। मैं कल एक शख्स के पास बैठा हुआ था, पुलिस वाले के पास, उससे ऐसे तस्करा किया, उसने कहा जी जो डाकू हैं उनको जो है पकड़ के मार दिया जाता है, लेकिन हमारे पास हल कोई नहीं बचता। मैंने कहा जी क्यों हल नहीं बचता? उन्होंने कहा जी कि डाकू जो है अगर हम उसको चालान सबमिट कर दें प्रोसिक्यूशन में जाके, वो 30 महीने जमानत करके आ जाता है और हमें धमकियां देते हैं। उसने डकैती के दौरान कत्ल की वारदातें की होती हैं, डकैती के दौरान घरों में घुस के ख्वातीन की बेरुमती की होती है, लेकिन जब उसका चालान सबमिट होता है 30 महीने वो जमानत करवा लेता है। बड़े बड़े महंगे वकील कर लेता है, और महंगे वकील गारंटी देते हैं कि तुम्हारी जमानत हम करवा के बाहर लाएंगे। जब आपका सारा निजाम ही ऐसा बोसीदा हो जाए तो उसके नतीजे में फिर इस किस्म की अफरा तफरी होती है। फिर जब लोग उठते हैं गालियां देने शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए कि किसी 2-4 बंदों को पकड़ के सोशल मीडिया पे वाकई उसे जेल भेज दिया जाए, 3 साल की सजा दे दी जाए कि तुमने ये ट्रेंड चलाए और तुम रिस्पॉन्सिबल हो, दोबारा सोचेगा भी नहीं कोई और बंदा करने के बाद। ब्रेक लेनी है, डिस्कशन को यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं और दोबारा ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।